तो खैर लास्ट पार्ट में आप लोगों ने कुछ ज्यादा प्यार नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि मैं रेगुलरली वीडियो डाल पाऊँ और वीडियो डालने में मजा आए। मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि थोड़ा सा वीडियो में एंगेजमेंट आए, क्योंकि मेरा पहला वाला चैनल इतना बड़ा चैनल है हो गया है, उसके बाद ये चैनल आगे जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और अगर आप लोगों के पास कोई नया मनवा है तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और प्लीज़ मुझे नया मनवा सजेस्ट करना ताकि बिलियनर टाइप हो, जो कि ज़्यादा चलता है अभी की हालांकि मार्केट पे। और मैं देखो एनीमे भी डालने वाला हूँ मेरा केवी हिंदी चैनल पर, तो जिन लोगों को भी केवी मतलब एनीमे देखना पसंद है वहाँ पर जाकर आप लोग रिकैप देख सकते हैं। तो खैर वीडियो के टाइम की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट जहाँ से खत्म होता है ये एपिसोड एग्जैक्टली उसी जगह से शुरू होता है। हम लोग मिंग नान को देख पाते जो कि और एक जगह पे पास आ जाते हैं। यहाँ पर आते वो एक ही चीज के बारे में देखने लगते हैं। वो रिसेंट ईयर में जो है और एक चीज के बारे में मतलब इन्वेस्टिगेशन किया था जिसका नाम है लिंचा। देखो ये जो लिंचा है ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल आइटम है। देखो इसे कल्टीवेशन और क्यूआई कल्टीवेटर्स लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। देखो इसे सिर्फ ढूंढना ही इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बल्कि जो लोग अभी गैदरिंग एंड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है वो लोग भी इसे ढूंढ नहीं पाता है। और इवन यहाँ तक कि अगर मैं भी ट्रू एसेंशियल स्टेज और अगर टियरलिन के लिनशान मास्टर के डिसाइबल्स भी बन जाऊँ तो भी मुझे बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में इस लिंशा मिलेगा। ये सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है और इसके लिए जो है तुम्हें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। इसी चीज़ को सोचते हुए बहुत ज़्यादा वो उदास होने लगते हैं। और फिर तभी वो अपने सिस्टम पे ये देख पाता है कि उसने अभी और एक नए स्वॉर्ड टेक्निक को भी सीखा है इस टाइम, और जिसे कहा जाता है शेन्यू स्टेप, जो कि एक फुटवर्क टेक्निक है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक है जिसे क्लोज कॉम्बैट टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी वो इसके साथ साथ लॉन्ग रेंज एंड हिडन वेपन टेक्निक को भी सीखना चाहते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसे ब्लैड एरो सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चलता है। इस टेक्निक के बारे में वो सोचते जैसे घर पे आके वो अपनी वाइफ को बताते हैं, तो उसकी वाइफ ये कहती है कि ब्लैड एरो सीक्रेट टेक्निक अभी आपका इसका क्या जरूरत है। तो फिर यहाँ पर मिंग नान उसे ये समझा देते हैं कि देखो इस टेक्निक को इसी वजह से हमारा जरूरत है क्योंकि ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ जो कोई भी दुश्मन हमारे सामने आएंगे। उसकी वाइफ इस बात को सेंस बनकर सोचती है कि हाँ इसका तो सेंस बनती है। फिर उसकी वाइफ उसे एक डायरी भी देते हैं और फिर बताते हैं कि इसे आप ले लीजिए। वो एक आदमी के बारे में बताते हैं जो कि क्यूआई गैदरिंग स्टेज में पहले था, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया है कल्टीवेशन का। तो यहाँ पर मिंग नान उसे ये बताता है कि देखो इस ब्लैड एरो सीक्रेट टेक्निक में मास्टर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बात है। नो प्रॉब्लम इवन इफ आई कैन नॉट मास्टर इट। अगर हम लोग इसकी चीज का प्रिंसिपल एंड काउंटर कर सकते हैं, मतलब काउंटरिंग चीजों को ढूंढ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। उसके बाद बताते हैं कि डोंट वरी आई ऑलरेडी हैव ए प्लान फॉर द अदर थिंग्स। मैं दूसरी चीजों के लिए प्लान पहले से बना चुकी हूँ। और फिर वो उसकी वाइफ को जो है वो उसे एक और एक चीज देते हैं जो कि न्यूली ऑप्टेन किया था, मतलब वही फ्रूट। कोई भी इस चीज को अभी इसने नोटिस नहीं किया है। फिर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि ठीक है आप यहाँ पर शांति से कल्टीवेट कीजिए, मैं रात की खाना बनाने के लिए चले जा रही हूँ। और उसकी वाइफ की इतनी ज्यादा आदरपूर्ण बात सुनते हुए वो यही सोचने लगता है कि जियाओ शुआंग वो अभी भी कितने ज्यादा अच्छे हैं। यानी कि वो अभी तक इस बात को भी समझ चुके हैं कि वो अपने पिछले जीवन में कितनी ज्यादा कल्टीवेशन टेक्निक और कितनी भी ज्यादा मिस्टेक किया था, उन सारे चीजों के बारे में अभी वो है। नेक्स्ट वो उसे अभी नॉलेज सिस्टम को स्टेबलाइज करना होगा और उसने पास्ट में जो कोई भी मिस्टेक किया था उसे अवॉइड करना होगा और उसका प्रीवियस लाइफ को रिस्टोर करना होगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पर जो जियो शुआंग है यानी कि उसकी वाइफ, वो भी इस 2 सालों में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पास्ट में मतलब वो प्रोग्रेस किया है। और अभी जो उसका वाइफ है, उसका वाइफ स्मॉल सर्कुलेशन स्टेज ऑफ क्यूआई गैदरिंग तक पहुंच गए हैं। और हालांकि अभी जियो शुआंग की एप्टीट्यूड भी बहुत ज्यादा हाई हो गया है। उन लोगों की शादी के बाद उसकी वाइफ जो है अभी ब्रोक थ्रू कर गया है क्यूआई सेंसेशन स्टेज तक। उस समय सिर्फ वो होल ब्रीथ टेक्निक को कर सकता है, लेकिन अभी वो होल ब्रेथ को भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर उसको खुद देखे तो वो पास्ट जब वो मारा गया था वो सिर्फ होल ब्रेथ्स को ही कर सकते थे, मतलब सांस को रोक सकते थे। और अभी उसे इस चीज के बारे में भी पता है कि अगले 8 सालों के अंदर कौन क्यूआई गैदरिंग स्टेज अचीवमेंट द ट्रू एसेंशियल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। और इवन अभी उसे जो है उस जो बोर्डन के बारे में भी पता है कि उसके एप्टीट्यूड अभी बहुत ज्यादा सॉलिड है और सिर्फ टाइम के साथ साथ वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। इफ ओनली आई हैड, मतलब वो अगर उन लोगों के साथ पहले ही दोस्ती कर ली होती, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी उसके पास प्रीवियस कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस है और उसके पास वो शाह फ्रूट भी है।
और उसके पास अभी एक बता सकता है कि उसके पास रोड मैप है, जैसे कि विजुअलाइजेशन स्टेज करना होगा, उसके बाद उसको इंटरनल ब्रेथ ग्रोथ करना होगा और उसके बाद क्यूआई सर्कुलेशन मैप करना होगा। हालांकि यहाँ पर जो इंटरनल ब्रेथ है ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि अगर वो ब्रेथ तक भी रीच कर जाता है यानी कि सांस तक, तो फिर वो भी पर महीना सिर्फ 2 पॉइंट को आगे ले जा सकता है। और अगर उसे फुल वैल्यू इन द विजुअलाइजेशन स्टेज तक जाना होगा तो फिर उससे 4 साल तक लग जाएगा। और तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जो है और एक जगह का सीन दिखाया जाता है, यानी कि ये 31st ईयर ऑफ द शियरली कैलेंडर का 2nd मंथ का सीन दिखाया जाता है। हम लोग 2 भाइयों को देख पाते हैं। तो वो लोग एक जगह पर आते हैं, वहां पर आते ही एक बड़ा सा लड़का जो रहता है वो कहता है कि मतलब उसकी बड़े भाई से पूछता है कि ये स्टोन का ये जो टैबलेट है ये क्या है। तो उसके ब्रदर उसे ये बता देता है कि ये जो स्टोन टैबलेट है ये एक जियनसी टियनलियन एंड येलिन टी है। अभी इसका मतलब मुझे भी पता नहीं, लेकिन आप लोगों को आगे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और उसका बड़े फादर का नाम है वांग पिंग और उसकी छोटे भाई का नाम है वांग एन। देखो ये इस पत्थर के पहले और पीछे 2 बातें लिखा हुआ है, यानी कि इसकी फ्रंट में एक लिखा हुआ है डिंगवी माउंटेन स्क्रिप्चर और पीछे लिखा है लिंजो स्क्रिप्चर। देखो यहाँ पर जेंडर की कोई बात नहीं है, जो कोई भी 16 साल है, 16 साल के पहले इस जगह पर आ सकता है, कोई भी आ सकता है और वहां पर आके स्टोन पे हाथ रख सकते हैं, यानी कि वो लोग उसे टच कर सकते हैं। और उसके बाद इसके रिगार्डलेसली मतलब यहाँ पर वो लोग जैसे आके टच कर सकता है तो फिर वो लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स टेक्निक को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। और उसके बड़े भाई उसे ये भी बता देता है कि तुम अगर इनर एनर्जी अर्लियर बहुत ज्यादा जल्दी कल्टीवेट कर लेते हो तो फिर शायद तुम्हें विलेज के बाहर जाके तुम हंटिंग कर सकते हो, या तो तुम विलेज के अंदर रहकर मर्चेंट्स जो लोग होते हैं उन लोगों को गार्ड कर सकते हो और तुम बहुत सारा पैसा कमाकर एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। और फिर वो छोटे से भाई को बता दे कि जल्दी करो और टच करो। फिर उसके भाई जैसे टच करते हैं उसे कुछ महसूस होते हैं और फिर कहता है कि क्या तुमने टच किया इसे। और उसके बड़े भाई बताता है कि उसे लिव जो स्क्रिप्चर मिला है, यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश है अभी। और उसके छोटे भाई उसे यही बताने लगते हैं कि देखो पापा ने तुम्हारे लिए पहले से ही 2 मास्टर को अरेंज कर ली है और तुम तो पहले से ही जो है लेवजो को अभी प्रैक्टिस के लिए मतलब पकड़ लिए हो, तो फिर उसको जो मतलब लेवजो स्क्रिप्चर में जो स्किल है उसी मास्टर आपको मिलेगा। और तभी उसके बड़े भाई पूछता है कि रियली, तो फिर वो मास्टर कौन है। तभी वो छोटा सा उसका भाई वांग एन बताता है कि वो मास्टर है मास्टर वांग। हमारे विलेज में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि इस बाहर के दुनिया में कुछ ज्यादा मतलब घुमा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घूमी है बाहर के दुनिया में। तो उसके बड़े भाई बताता है कि क्या मास्टर वांग सचमुच अभी अपना डिसेबल्स के रूप में किसी को ले रहे हैं। और देखो तुम इस चीज के बारे में ज्यादा बात मत करो, क्योंकि तुम्हें क्या पता है ये कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक मास्टर के लिए, जो लोग के लिए हमें इनर एनर्जी स्टेज वाले डिसेबल्स को लेना कितनी ज्यादा मुश्किलें होते हैं। खैर तभी हम लोग उसी दोनों लड़के को देख पाते हैं जो लोग यहाँ पर मिंगनान के यहाँ पर आ जाते हैं डिसेबल्स के रूप में बनने के लिए। वहाँ पर मिंगनान और उसकी वाइफ को हम लोग देख पाते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पर मिंगनान की ब्रदर को देख पाते हैं जो कि आधे मिंगनान को बदलने थी मास्टर एंड मैडम प्लीज आप लोग इस डिसेबल्स दोनों की चाय को स्वीकार कीजिए। तो यहाँ पर मिंगनान जो है वो लिटिल एन को ये समझाने लगते हैं, देखो अपॉर्चुनिटी सचमुच बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, तुम अपने डिग्निटी के साथ फ्यूचर में यहाँ पर काम करोगे और मैं तुम्हारे मास्टर के अनुसार मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अपने एफर्ट से तुम्हें गाइड करने की कोशिश करूंगा। ये सुनते वो लिटिल एन बता दे रहा है कि थैंक यू मास्टर। खैर तभी हम लोग उसी दोनों बच्चे की मॉम एंड डैड को देख पाते हैं जो लोग आकर बताने लगता है कि मास्टर मिंग, हम लोग सचमुच बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि आपने हमारे बच्चे को स्वीकार किया है, आप बहुत ही ज्यादा एक अच्छे पर्सन है, आपने फ्री में हमारे बच्चे को डिसेबल्स के रूप में एक्सेप्ट किया है, इसके लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो मिंगनान बता रहा है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है और अकेले कल्टीवेशन करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं लिटिल एन के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल देख पा रहा हूँ और मुझे जो लगता है कि वो फ्यूचर में मुझे भी सरप्राइज कर दे सकता है। इस बात को सुनता है वो आदमी कहता है कि आई विश यू गुड लक। तो उस आदमी का जो वाइफ है वो बताने लगते है कि मास्टर मिंग, हम लोग आपको और ज्यादा डिस्टर्ब में नहीं करेंगे, फ्यूचर में हम लोग कभी कभार यहाँ पर आएंगे। तो मिंग बताता है कि नहीं आपको लोगों को इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वो लोग अपना डिग्निटी के साथ काम करें यहाँ पर, यानी कि कल्टीवेट करें। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। यहाँ पर वो कहता है डैड, लेकिन ये उसके ब्रदर है। तो वही पर वो पूछता है कि तुम इन दोनों को मतलब फ्री में क्यों डिसेबल्स के रूप में चुना है। तो यहाँ पर वो बताने देती कि मैं और यानी कि उसकी वाइफ वो दोनों जब एक ट्रिप पर गए थे तो वो सीरियसली इंजोर हो गए थे, इसी वजह से उसकी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अगर वो यहाँ पर इस विलेज में कुछ टैलेंट को कल्टीवेट कर सकता है तो फिर उसे लगता है कि मिंगनान के लिए कि ये विलेज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर उसके ब्रदर बता दे कि ये बहुत बढ़िया है क्योंकि मिंगनान फैमिली में सिर्फ तुम ही अकेले हो ओल्ड जो कि बड़े कल्टीवेशन अभी कर सकते हो।
खैर उसके बाद वो चाय पीने के बाद कहता है कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे देर हो रहा है। वो पूछता है कि क्या तुम डिनर नहीं करना चाहते हो? मैं अपनी वाइफ को कह सकता हूँ, वो तुम्हारे लिए खाना भी बना सकते हैं। वो बता नहीं, इसका कोई भी जरूरत नहीं, मैं भी घर जाना चाहता हूँ, नहीं तो तुम्हारी भाभी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। और फिर ये कहते वो चले जाता है। मिंगनन भी उसे बाय कहते हैं। खैर उसके बाद वो जैसे चले जाती है तभी उसकी जो वो लोग जब खाना खा रही थी, मिंगनन की छोटी बेटी कहती है मॉम एंड डैड मैं फुल हो चुकी हूँ। तो तभी मिंगनन की वाइफ उसकी और एक बेटे को बताता है कि मोनी देखो मोंकी, तुम अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ पर चले जाओ और उसके हाथ और मुंह अच्छे से धुलवा देना, उसके बाद पढ़ाई करना और फिर बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाना। उसके बाद उसके दोनों एक बेटी और एक बेटा वहां से निकल जाते हैं। तो तभी उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये बात कैसे कहूँ, लेकिन तुमने अपने ब्रदर को क्यों सच नहीं बताया? क्या तुमने सच बताया? तुम चीजों को हमेशा इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से संभालते हो कि क्या ही बताओ। तुम अननेसेसरी चीज कभी भी इतनी ज्यादा शो ऑफ नहीं कर सकते हो। और तुम इस बार जो है बिना किसी फीस के डिसेबल्स के रूप में उन लोगों को एक्सेप्ट किया। मुझे तो अभी इस बात से आश्चर्य हो रही है कि विलेज के दूसरे कल्टिवेटर्स क्या सोचेंगे। मुझे लगता है कि तुम दोबारा से कोई खेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो तभी मिंगनन उसे बताने लगता है कि देखो जियाओशुआंग, तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा क्या स्मार्ट हो। ये जो येलिंग विलेज है यहाँ पर पॉपुलेशन 2 और 3000 है, मतलब दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है। बट इन द एंड लेकिन सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इन द एंड 100 लोग ही है इंडिविजुअल जो लोग इनर एनर्जी पीरियड तक पहुंच पाए हैं। मतलब हमारे इस जगह के पॉपुलेशन का सिर्फ 10% ही नहीं है। देखो इतने को सारा कुछ चीजें को करने के बाद यहाँ पर अपना एनर्जी, टाइम, इमोशंस कल्टीवेट ये सब कुछ देने के बावजूद भी इन द एंड सिर्फ कुछ ही डिसेबल्स होगा जो लोग यहाँ पर कल्टीवेट करने के दौरान सांस नहीं पाएगा, मतलब सांस नहीं ले पाएगा। और पॉसिबिलिटी सक्सेस का बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लो है। और ये जो वांग हैन है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एंड ऑनेस्ट है और वो अच्छे से एक ग्रेट असिस्ट टाइम के बन सकता है, यानी कि समय के पहले बन सकता है। देखो अगर इवन मैं और तुम भी अच्छे तरीके से सक्सेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन वांग फिर भी हमारे सपोर्टर बनेंगे। उसके बाद वो दोनों कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं और कल्टीवेशन के दौरान हमें ये भी बताता है कि अमंग द 5 पीपल, यानी कि इस येलिंग विलेज में 5 लोगों में से एडवांस ट्रू एनर्जी स्टेज तक जो नेक्स्ट 8 ईयर में पहुंच पाएंगे, उनमें से एक एन भी है। देखो 40 या 50 साल पहले चेन कंपटीशन में, इस सिल्वर चेन कंपटीशन में सिर्फ 5 लोग जो है तो जो लोग की ट्रू एनर्जी स्टेज तक पहुंच पाए हैं, मतलब पहुंच पाए थे 24 साल के पहले, मतलब 24 साल से पहले। और उनमें से सिर्फ 2 ही ट्रू एसेंशियल स्टेज तक पहुंच पाए थे उसके 10 सालों के बाद। और वो दोनों है विलेज मास्टर और डिप्यूटी विलेज मास्टर। और अगर हम लोग कियान्यू के बारे में बात करें तो वो ओरिजिनली 3rd पर थे। और देखो ये जो कियान्यू मास्टर है उसका अभी भी एक टर्निंग पॉइंट स्टिल अभी भी बचा हुआ है, लेकिन अभी फोकस पॉइंट है वांग एन। और ये जो वांग एन है वो है 6% टू प्रोमोट किया गया था जिसे क्यूआई, मतलब ट्रू क्यूआई स्टेज तक। और अभी उसके पास ज्यादा समय नहीं मिला था उसे फॉलो करने के लिए, तो उसके अचीवमेंट्स को। और इस समय जो है अभी वो उसे एडवांस में ट्रेन करेगा ताकि वो जितना जल्दी हो सके उसे तियानलियन केव तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचा पाए और फिर उसे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से मिले। और इधर जो उसकी वाइफ है यानी कि जियाओशुआंग, उसका कल्टीवेशन भी उसे सप्रेस करके आगे निकल चुका है। और उसके बाद 2 सालों का बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं जियाओशुआंग किसी चीज से नाराज है। वो पूछते है कि जियाओशुआंग, लेकिन जियाओशुआंग बता दे कि अभी बिग वाइल्ड ग्लोसी वैली नॉट फिनिश येट, यानी कि उसका ये अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। वो अपने आप से बहुत ज्यादा नाराज है कि ऐसा क्यों होती है मेरे साथ ही, यानी कि वो इतने दिनों से 2 सालों से इसी चीज में फंसा हुआ है और अपने आप को वो शांत भी नहीं कर पा रही है। उसकी वो इस चीज के बारे में बात कर रही है कि इस विलेज की, यानी कि सनबाइडन के विलेज में बहुत सारे मॉन्स्टर बीट्स हर जगह पर है और कुछ पॉइजन करके पेड़ भी है, मतलब जो कि बड़े हो रहे हैं। वो उसे देखना चाह रही है। और तभी उसकी बात को सुनते हुए यहाँ पर मिंगनन बताने थे कि देखो जियाओशुआंग, ऑल्दो तुम इन सारी चीजों के बारे में कभी भी मुझे बात नहीं किए हो, यानी कि इस चीज के बारे में तुमने मुझे कभी भी मेंशन भी नहीं किया था। तुम इस विलेज में जो है रुके हुए हो पिछली 2 सालों से, वो भी मेरे इंजुरीज के वजह से, और मेरा कल्टीवेशन भी यूजलेस हो गया। और देखो अभी ये दिन खत्म हो गया है, तुम और मैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, अवॉइड कर दूं। मैंने जस्ट अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू किया है इंटरनल एनर्जी तक, जस्ट नाउ। इस बात को सुनते हुए उसकी वाइफ खुश हो जाती है। बताइए देखिए व्हाट, उसके बाद इस बात से बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। इससे 2 साल ही हुआ है और उसने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया है इंटरनल एनर्जी तक। मिंगनन बताने लगते हैं कि ये जस्ट तो एक रिबिल्ड है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मैंने जस्ट अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, मतलब ब्रेक थ्रू किया है। अभी अभी मेरा जो रियल एम है वो स्टेबल नहीं है,
जब मैं अपना कल्टीवेशन बेस को स्टेबलाइज कर लूंगा, उसके बाद जब इनफ हो जाएगा, वी मस्ट गो एंड सी इनफ ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बाहर के दुनिया को हम लोग देख पाएंगे। खैर उसके बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि मिंगनन अपनी मुंह के ऊपर किताब को रखते हुए सो रही थी। तभी आप जो देख पाते हैं कि जियो शोंग है उसके बच्चे को डांट रहे थे कि तुम घर के अंदर जाके खेलो, लेकिन उसकी बच्चा बता रहे कि नहीं, मैं अभी बाहर रहकर खेलना चाहता हूँ। लेकिन उसके मॉम उसे अंदर ले जा रहे थे जोर जबरदस्ती। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो बताता है कि देखो मोर फ्रंटल, तुम क्या किताब को और भी ज्यादा करीब लेकर पढ़ रहे हो क्या? तभी मिंगनन बताता है कि मैं इस डायरी को इससे पहले इतनी ज्यादा केयरफुली नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी मैं इसको अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ, यानी कि देख रहा हूँ। जब मैं इस डायरी को 2 साल पहले पढ़ा था तो मैंने इस चीज को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब मैं इसको अभी पढ़ रहा हूँ तो फिर मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी जो वाइफ है वो कितनी ज्यादा ब्रेव है। बिफोर एवरी बैटल, यानी कि हर एक बैटल के पहले तुम पहले स्ट्राइक किए थे। तो उसकी वाइफ ये बताते हैं कि देखो ऑफकोर्स यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन बेस जो है वो बहुत ज्यादा हायर है तुमसे, सो ऑफकोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहूंगी। तो फिर वो उसकी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम इन 2 सालों में बहुत ज्यादा बोर हो चुके हो? उसकी वाइफ तभी पूछती है कि क्या तुम बाहर जाने वाले हो? तो मिंगनन बताता है कि मैं जस्ट अभी इनर क्यूए स्टेज तक गया हूँ, तो मैं इतनी ज्यादा जल्दी में नहीं हूँ। तो उसकी वाइफ की मूड थोड़ा सा डाउन सा हो जाती है। और तभी वो एक बात बताते हैं कि अगर मैं एक टाइम को कैलकुलेट करूँ तो फिंग जो है ऑन द वेस्ट साइड विलेज की, वो बहुत ज्यादा जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं जियोजुआतन कुछ दिनों के अंदर ही अंदर। उसके बाद पूछता है कि तुम हाउ डू टू, मतलब तुम इतने ज्यादा एग्जैक्टली कैसे कह सकते हो? तभी मिंगनन इस बात को सुनते हुए बताने थे कि तुम इस बात से अभी चिंता कर रहे हो कि मैं इतनी ज्यादा फ्यूचर को इतने अच्छी तरीके से एक्यूरेट कैसे कर लेते हो। अगर तुम भी इस चीज के बारे में सोचती हो तो फिर तुम भी इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर वो उसकी वाइफ को यही समझाने लगता है कि देखो ये जो फिंगियन है वो अपना जो ब्रेक थ्रू है वो कुछ सालों में कंप्लीट कर लिया है, 5 सालों में, और अभी जो उसे ट्रू एनर्जी स्टेज तक भी प्रोमोटेड कर दिया गया है। और अभी वो जब यहाँ पर शियोजुआन को भी कुछ दिनों के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेगा और उसके बच्चे भी थोड़ा बहुत ग्रो हो जाएंगे, तो फिर वो कुछ समय के लिए बाहर चले जाएंगे, यानी कि बाहर जा सकते हैं। तो फिर तुम दोनों एक साथ कंपनी में होकर जा सकते हो। और ये भी बता सकते हैं कि तुम लोग जा सकते हो, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम लोगों को ढूंढने के लिए जाऊंगा। ऑफ कोर्स आई एम जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस द लिटिल झूतियन इन द मिडिल ऑफ द कोल्ड, और जब मेरा हो जाएगा तो फिर मैं तुम लोगों को ढूंढने के लिए जाऊंगा। इफ यू हैव एनीथिंग अपॉर्चुनिटी मे बी आई कैन स्टिल एंजॉय इट, मैं इसे बैठकर एंजॉय कर सकता हूँ। खैर उसके बाद मे ऑफ द 32 सेकेंड ईयर ऑफ द कैलेस्टिकल जो कैलेंडर है वहां पर हम लोग उसी गेट का सीन देख पाते हैं, इन लियनशी गेट। वहीं पर हम उसकी वाइफ को और उसी को देख पाते, उस लेडी को जिसके नाम वो बताया था। और फिर वो उन दोनों को बो करते हैं वहां से। उनमें से वहां पर एक लड़की थी, वो बताती है, मतलब वो अभी इस चीज से यानी कि इस जगह से बाहर जा पा रहे थे, इसी बात से वो लड़की बहुत ज्यादा उन दोनों की शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसके बताते कह रहे हैं इसका कोई भी बात नहीं है। तो खैर उसके बाद उसकी वाइफ वहां से जाने लगते हैं। तभी मिंगनन उसे बताने थी कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है घर के बारे में, मैं घर को संभाल लूंगा। और उसके बाद मिंगनन की वाइफ और वो लेडी दोनों जब बाहर निकल जाते हैं, तभी यहाँ पर मिंगनन की वाइफ सोचने लगती है कि ये पहली बार है जबकि मैं मिंगनन से अलग जा रही हूँ, यानी कि इतने दिनों के बाद वो दोनों सेपरेट हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग ये कहते हैं कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो उससे भी ज्यादा हाई एवोव है, लेकिन हमेशा से जो वो है वो मुझे इससे पहले प्रोटेक्ट करती आई है। मुझे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं है कि मैं इस चीज को बिल्कुल भी कर सकती हूँ या नहीं। तो उसके साथ जो लेडी जा रही थी वो बता दी कि क्या मास्टर मिंगनन अभी हम लोगों के साथ नहीं जाएंगे? तो वो बता दे कि नहीं, वो अभी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करेंगे। ये कहते हुए वो मन मन यही सोच लेते हैं कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो कि उससे अटेंड रखने की जरूरत है। और फिर वो सोचने लगती है कि नहीं, मुझे उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अकेले इसे कर सकती हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि जो मिंगनन है वो घर पे आके कल्टीवेशन करने लगती है। तभी अचानक से वो पता नहीं उसकी वाइफ को देख पाते हैं। वो उसकी वाइफ को देखते थोड़ा बहुत शॉक में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये उसकी इल्यूशन है। खैर उसके बाद वो यही सोचने लगती है और अपनी डायरी में ये लिखने लगते हैं कि देखो हर एक लोग जो है एक दिन न एक दिन अकेले हो ही जाते हैं, यहाँ पर किसी का भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होते हैं। और दूसरी साइड हम लोग मिंगनन की वाइफ को देख पाते हैं जो भी इधर चिंता में रहती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो इस समय क्या ही कर रहे हैं, और मिंगनन भी उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। और उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है जब मिंगनन कल्टीवेशन कर रही थी कि उसके 31 ईयर ऑफ इमोर्टल कैलेंडर में वांग एन जो है उसे इनर क्यूए स्टेज तक प्रोमोटेड कर दिया गया है। मतलब उसके प्रीवियस लाइफ से बहुत ज्यादा कुछ महीने पहले उसने ये काम कर दिखाया। और उसके बाद
36 ईयर ऑफ इमोर्टल कैलेंडर के अनुसार वोंग अन अभी ब्रेक थ्रू कर लिया है ट्रू क्यूआई स्टेज तक, अभी एज 21 के अंदर ही अंदर। और उसी महीने के अंदर विलेज का जो चीफ है पर्सनली उसे जो है वोंग एन को थाईलैंड केप में भेज दिया है। और तभी इधर मिंगनान भी 36 बेट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है। और 36 ईयर ऑफ इमोर्टल कैलेंडर में मिंगनान सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है स्मॉल सर्कुलेशन पे। और उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं कि मिंगनान बाहर आने लगते हैं। वो सोच लेती है कि मुझे अभी इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि संग वूकोंग और बाकी सारे लोग अभी पी क्या बिस्तर पे हैं। लेकिन तभी अचानक से कोई कहने लगती है कि ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गए। और तभी वो जियोशियोंग के देखते ही एकदम से शॉक में जाती है। जियोशियोंग उसे बता दे कि हे मैं वापस आ गई हूँ। वो खाना खाने के वक्त ये बताने लेती है कि ये ट्रिप उसके लिए बहुत ज्यादा टायरिंग लगी थी, क्योंकि उन लोगों को एक सिल्वर हॉर्न वाले एक पैंथन को देखा था जिसका खाल बहुत ही ज्यादा चमड़ी मोटी थी। सिस्टर यिंग एंड उसे बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत लगी थी उसे मारने के लिए। तो इसी बात को सुनते हुए मिंगनान इधर बताने लगता है कि देखो ये सांपों का जो गल है, यानी कि सांप वो उस सांप का जो चीजें हैं गल, यानी कि उसका स्किल हॉर्न सब कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। उसका जो ये गल है स्नेक का, उससे मेडिकली इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसका जो हॉर्न होता है सिंग, उसे जो है वेपन के रूप में आर्मर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी खालों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी वाइफ इस बात को सुनते हुए बताते हैं कि हाँ उस सांप का बॉडी पूरी तरीके से कवर था, कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी जो आर्मर था वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि नॉर्मल स्वॉर्ड उसकी कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद मिंगनान उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे शहर के बारे में क्या, तो वो बता दिए कि मैंने इसे भेज दिया। इस बात को सुनते हुए वो थोड़ा बहुत शौक में आ जाते हैं। मिंगनान बता ले क्या तुम्हें सॉरी महसूस नहीं हुआ है। वो बताती है कि आपको मुझे अपनी महसूस हो रहा है ऐसा। लेकिन वो उसे जो हस्बैंड को थोड़ा सा सरप्राइज भी करना चाहते हैं। वो बताने लगती है कि यहाँ पर मेरी हस्बैंड तो एक अपॉर्चुनिटी के लिए भी इंतजार कर रही हैं। और फिर वो पीछे से एक किताब को लेकर निकल कर देते हैं। और फिर बता दे कि मैंने अपनी जो खजाने के साथ शेयर के साथ इस ट्रेजर को एक्सचेंज की है। और इस बात को सुनते हुए मिंगनान कहती है क्या ये सचमुच, दिस इज डेफिनेटली ये ट्रेजर। वो उस किताब को देखते हुए समझ जाते हैं। ये पर मिंगनान ये बताने लेती है कि कारपेंट्री के अलावा वो हमेशा से एक नया स्किल को सीखना चाहते थे। और उसका सबसे पहले फर्स्ट चॉइस ये था एल्केमी। और उसी जगह पर उसे जो है क्यूआई बूस्टिंग पावर मिल जाता है। द एलिक्सर इज यूजफुल फॉर बोथ इनर क्यूआई एंड ट्रू क्यूआई स्टेज के लिए, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढना इतने भी ज्यादा आसान नहीं है। तो तभी जियोशियोंग ही बताने लगता है कि देखो मेरे पास जितने भी सारा चीजें था सिर्फ उस चीज से मैंने इस चीज को सिर्फ किताब देकर इसको नहीं होता है, मैंने और भी कुछ ट्रेजर को लेकर आया है। तभी वो एक उस हस्बैंड बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या, तभी वो उसकी वाइफ बताने थी कि चलो केस करो अभी क्या चीज हो सकता है। तभी वो उसकी वाइफ जो है उसे एक बोतल को बाहर निकल कर देती है। इस चीज को देखते हुए मिंगनान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बताती है जियोशियोंग तुम्हें ये सारा चीज कहाँ से मिला है। और विलेज के जो एल्केमिस्ट होते हैं वो लोग हमेशा से इस चीज के बारे में चुप रहे थे। वो लोग अपने जॉब को खोने के डर से ये सब कुछ चीजें नहीं बताते हैं। अभी वो से मिंगनान की वाइफ बता दे कि इनफैक्ट देखो दूसरे विलेज के जो लोग इनर क्यूआई कल्टिवेटर्स है वो लोग भी हमारे जैसे ही अदर जगह पर एक्सप्लोर करके घूमते हैं। उन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट्स कॉल्ड द लिटिल मार्केट। तो इधर मिंगनान की जो वाइफ है वो तभी अचानक से उसी स्मॉल मार्केट के बारे में बता देती है कि ये जो जियोफियोंग सिटी है वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। इंटेलिजेंस को, सप्लाईज को, यानी कि आपूर्ति जिसे कहते हैं, उन सारी चीजों को भी वहां पर एक्सचेंज किया जाता है। वो और उसकी बहन को उस जगह पर जाने के लिए लास्ट ईयर ही एक्सेप्ट किए थे। तो इसी वजह से उन लोगों को ये सब कुछ चीजें के बारे में पता चला। इस बात को सुनते हुए मिंगनान खुश हो जाता है, बताता है कि इम्प्रेसिव मैडम, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उसके बाद दोबारा से उसकी वाइफ पूछते है कि बाय द वे अभी तुम्हारा डिसेबल्स अभी क्या काम कर रहे हैं। मिंगनान उसे बता दे कि अभी वांग एन वो उसे जो है ऑलरेडी तियानलियान केप के लिए भेज दिया गया है और वो अभी 1 सालों के बाद ही रिटर्न हवा से आ सकते हैं। इस बात को सुनते हुए उसकी वाइफ एकदम से शॉक में आ जाती है कि वो इतनी ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। तो मिंगनान उसे ये कहता है कि देखना पड़ेगा ना कि कौन यहाँ पर उसे टीचिंग कर रहा है। तो उसके फिर उसे भी चिढ़ाते हुए बताते कि हाँ तुम्हारा टीचिंग तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन तुम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हो। फिर उसके पास और कोई बात नहीं है कहने के लिए। तो फिर वो कहते हैं कि आई एम पास्ट माई प्राइम, बट मेरे पास अभी कुछ गुड न्यूज है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। उसकी वाइफ खुश हो जाती है, बताती है कि बताओ अभी तुम क्या कहना चाहते हो। तो फिर वो ये बताता है कि उसने जो है अभी ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर ली है सर्कुलेशन स्टेज तक। अभी नेक्स्ट ईयर वो दोनों एक साथ बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। उसकी वाइफ सुनते हुए खुश हो जाती है। खैर उसके बाद वो ये मन ही मन सोचने लगती है कि मिंगनान की अभी 6 ईयर यानी कि 6 साल बीत गए हैं, अभी सिर्फ उसके पास 2 साल ही बचा हुआ है, यानी कि 8 साल के बाद दोबारा से वापस चले जाएगा।
खैर तभी उसकी वाइफ को देख पाते जब वो कपड़े बदल रही थी कि उसकी वाइफ की पीठे बहुत ज्यादा घाव के निशान है। वो शॉक में आ जाती है। तो उसकी वाइफ भी उसे बता रही है कि देखो ये एक नॉर्मल बात है क्योंकि तुम्हारे बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे निशाने हैं। तो मिंगनन के शर्ट पे भी हम लोग ऐसे बहुत सारे निशान को देख पाते हैं। तो मिंगनन बता लेते कि मैं एक हस्बैंड होने के नाते मेरी वाइफ की मुझे देखभाल करनी चाहिए और अभी से मैं तुम्हें अकेले डेंजर को मतलब अकेले खतरे के सामने नहीं जाने दे सकता हूँ। अभी उसकी वाइफ बताते हैं कि देखो मैं अभी हेल्पलेस एक छोटा सा रैबिट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। और देखो बिना किसी डेंजर के जर्नी बिल्कुल भी बोरिंग हो जाते हैं, है ना। खैर उसके बाद जून का महीने का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि मिंगनन, उसकी वाइफ और वूजी लेडी दोबारा से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तो उसकी बड़े जो बेटा है वो बता रहा है कि फादर मदर आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से अपनी सिबलिंग्स की देखभाल करूंगी और सभी लोग अच्छे से रहेंगे। तो मिंगनन उसकी बेटा को ये बताने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा फादर जब रिटर्न आ जाएगा तो फिर हम लोग बहुत सारा ट्रैवल्स की एक्सपीरियंस को लेकर आएंगे और फिर तुम्हें बताएंगे। खैर उसके बाद वो लोग वहां से अलविदा कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। खैर उसके बाद वो सभी लोग जब निकल जाते हैं तो मिंगनन की वाइफ के साथ जो लेडी पहली बार गई थी वो बताते हैं कि अभी इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड जा रहा है। तो इसी वजह से इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि अगली बार हम लोग थोड़ा बहुत चिंता कर रहे थे लेकिन इस बार नहीं। इस बार असल में हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग आखिरकार बाहर घूमने के लिए जा रहा है। तो मिंगनन की वाइफ जो है वो बताती है कि दैट्स नॉट हैप्पी। तो इसके बाद कोई सुनता हुआ मिंगनन सोचने लगता है कि अभी जब भी जो जियो शुआंग है वो थोड़ा सा भी बदला नहीं है। और वह जियो शुआंग तभी बताने लगती है कि चलो हम लोग अभी शुरू करते हैं साउथ की तरफ से फॉरेस्ट की, क्योंकि मैंने वहां पर सुना था कि जो मेट्रोइट होता है उससे बहुत ज्यादा चीजें बनते हैं, स्वर्ड्स बनते हैं, तो वहां पर चलते हैं क्योंकि हमें वहां पर बहुत सारा स्वर्ड्स मतलब मेटेरियल्स मिल सकते हैं और उसके अलावा वहां पर बहुत ज्यादा रेयर मेडिसिन भी मिलता है। लेकिन तभी वो और जो एक लेडी गई थी वो बताती है लेकिन एक्चुअली दरअसल मैं जो है साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहता हूँ, साउथ वेस्ट की फॉरेस्ट की तरफ। तो जियो शुआंग बताने लगी कि साउथ वेस्ट फॉरेस्ट वहां पर क्या है। तभी वो जो लेडी है वो बताने लगती है कि उसी जियोफिंग सिटी से जो है एक दिन योंग किंग मेरे साथ मिलने के लिए आए थे। तभी वो उसने आकर मुझे ये बताया कि उसने उस साउथ वेस्ट फॉरेस्ट की तरफ एक उड़ते हुए पीकॉक को देखा है। और इस बात को सुनते हुए दोनों शॉक हो जाते हैं कि उड़ते वाले पीकॉक। तो वो बताते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो ये उड़ने वाले पीकॉक होता है उसका जो खाल होता है वो उस हॉर्न पाइथन से भी और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। दे कैन बी डायरेक्टली यूज वेपन के इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और हिडन वेपन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो आर्मर के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन वो और भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है उस हॉर्न पैथन से। और जियोफिंग सिटी में इसके लिए एक बाउंड भी रखा गया है, ऑफर करता है कि हाई कीमत वाले प्राइस। तो यहाँ पर जियो शुआंग बताने देखिए मैंने तो इस बारे में सुना था भी कि ये जो फ्लाइंग फेदर पीकॉक होता है वो एक्सट्रीमली एग्रेसिव होता है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ तीनों ही लोग हैं, मुझे तो इस बात से भी बहुत ज्यादा डर लगती है। तभी वो लेडी बताने लगती है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यंग किंग ने हमें ये बताया कि जियोफिंग सिटी से और भी बहुत सारे दोस्त लोग जाएंगे, तो हम लोग सभी लोग टीम बनाकर जाएंगे, हम लोग एक दूसरे को जो है कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फ्लाइंग फेदर पीकॉक होता है वो बिल्कुल भी इतनी ज्यादा आक्रामक नहीं हो सकता है। तभी इस बात को सुनते हुए वो बताने लगती है कि फिर मिंग तुम इस चीज के बारे में क्या ही सोचते हो। फिर मिंग बताने लगता है कि हम लोगों ने जो है स्टार फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च किया था लेकिन हम लोगों ने इतने भी ज्यादा मतलब साउथ वेस्ट फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित नहीं किए थे। तो वो ये बताते हैं कि चलो फिर हम लोग अभी उसी फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि हम लोगों ने स्टार फॉरेस्ट में इतने भी ज्यादा कुछ चीजों को एकत्रित नहीं किया पाए थे, मतलब मटेरियल्स जिसे कहते हैं। तो क्यों ना हम लोग अभी उसी फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं जहां पर फ्लाइंग फेदर पीकॉक मिलता है, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है हमारे लिए। तो वो लेडी बताती है कि ठीक है। और तभी जियो शुआंग जो उस लड़की को बताने लगती है कि यहाँ पर मुझे जो लगता है कि इस फ्लाइंग फेदर पीकॉक के अलावा योंग किंग एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। ये सुनते वो लेडी थोड़ा सा शॉक में आ जाती है और बताने कि तुम ये क्या ही बात कर रहे हो। देखो वैसे भी वो मतलब मिस्टर मिंग को भी इतनी ज्यादा कुछ अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते और वैसे भी देखो मैं विधवा हूँ तो मेरे साथ बातें करना बहुत ज्यादा आसान है। तभी मिंग बताने लगता है कि मिंगनन कि चलो फिर हम लोग चलते हैं, हम लोग रास्ते पर जाते हुए बात कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पहले और कोई भी जा सकते हैं वहां पर। तो अभी इस बात को सुनते वो लेडी बताते कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि यंग कियन ने बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन तभी मतलब जियो शुआंग हंसने लगते थे। उसके बाद सुनते कि नहीं मतलब मैं उसी फ्लाइंग फेदर पीकॉक के बारे में बातें कर रही हूँ। खैर उसके बाद वो लोग और एक जगह का सीन दिखाया जाता है, मतलब हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग यंग कियन को देख पाते हैं जिसको किसने बांध कर रखा है और बताने देते कि यंग कियन तो हर दिन जियोफिंग सिटी में न्यूज देता है ना। मैं इसके बारे में क्या सही बात कर रहा हूँ? ये तू ही है जो कि उन सारे लोगों को मल्टीपल टाइम इंफॉर्मेशन देते आया है
और उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा व्यवसाय भी बना रहा है। और यहाँ पर हम लोग उसी यू फिंग को देख पाते हैं, मतलब उसी युआन क्योंग को देख पाते हैं जिसे बांध कर रखा है एक आदमी ने। और फिर बताते हैं कि बहुत बढ़िया, यू हैव सम इंग्रेडिएंट्स। और फिर अचानक से तभी उसके सामने वो आ जाते हैं और बताता है कि द फ्लाइंग फिगर पिकर इट्स आवर मर्चेंडाइज, और तुम अपना कंटिन्यू रख सकते हो ट्रांसलेटिंग। देखो आगे का कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर तो उसके बाद वो लोग जब उसी जगह पर पहुंच जाते हैं तभी मिंगनन उन लोगों को ये बताने लगता है कि कल तक हम लोग जो है उसी फॉरेस्ट तक पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ पेड़े है और वाटर भी है, तो क्यों ना हम लोग इसी जगह पर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं। जियो शुआंग, तुम अभी रिवर के साइड जाओ कुछ फिशेस को पकड़ने के लिए, और मैं और एक जगह पर जाता हूँ कुछ फायरवुड को एकत्रित करने के लिए। जियो शुआंग बता दे कि ऑल राइट। और फिर जियो शुआंग उस लेडी को बता दे कि सिस्टर, आप जो है यहाँ पर मेरे बैकपैक से टेंट को लगा लीजिए, और यहाँ पर मेरे बैग के अंदर आग जाने वाला भी एक यंत्र है, तो आप हम लोग वापस आने तक यहाँ पर इसे कर भी सकते हैं। और हम लोग ऐसे सफर कर रहे हैं दोनों मिलकर, ये सचमुच बहुत ही ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है। और फिर हमारे पास एक गन पाउडर भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मिंगनन उसे समझा देता है कि देखो अगर कुछ भी तुम्हारे साथ होते हैं सबसे पहले जाके छुप जाना और उसके बाद आसमान पे जाके इसे चलाना, ताकि इमीडिएटली हम लोग अगर आसमान में ये चीज देखे हमें पता चल जाए कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, हम लोग भागकर आ जा सकते हैं। इस बात को सुनते हुए वो लेडी बता दी कि डोंट वरी। तो खैर उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद उसकी वाइफ बताने लगती चलो हम लोग यहीं पर रुकते हैं। तो मिंगनन बताता है कि यहाँ पर एक वुड है जो कि पाइन की ट्रीज होता है, जो कि फायरवुड के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। और फिर वहां पर उसे एक क्रैक भी दिखता है, यानी कि एक पेड़ के पास, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड की टेक्निक से उस पेड़ को एकदम से एक झटके में काट कर फेंक डालते हैं, मतलब तोड़ काट डालते हैं। और फिर वो मने मन ये भी सोच लेते कि उसका स्वॉर्डमैनशिप अभी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव भी हो जाएगा। लेकिन तभी वो अपनी वाइफ को देख पाते जो कि वहां पर तालाब में मछलियों को पकड़ने के लिए ऐसा टेक्निक को इस्तेमाल करता है कि कहीं बताऊं। तो उससे पूछते हैं कि अभी मेरे बारे में क्या, मैं भी इतना भी बुरा नहीं कर रही हूँ ना। तो इस बात को देखते हुए मिंगनन बताते कि हाँ ठीक है, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन हम लोग इस नदी से मछलियों को कैसे बाहर खींचेंगे। तो उसकी वाइफ बता दी कि दैट्स इजी, तुम पहले देखो। और उसकी वाइफ दोबारा से और एक मूव करता है, जिस मूव के अंदर से वो मछली सारा का सारा एकदम ऊपर आ जाता है, यानी कि जमीन पर आ जाता है। और जब इसी चीज को देखते हुए मिंगनन सोच रहे थे इट्स बीन ओवरलुकिंग जियो शुआंग ग्रोथ, यानी कि जियो शुआंग की ग्रोथ को देखने में मुझे बहुत साल हो गए। इन कुछ सालों में जियो शुआंग जो है अकेले एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो अभी कोई छोटी लड़की नहीं है, वो बहुत ज्यादा यूज्ड हो गए। खैर उसके बाद वो लोग वापस आ रहे होते हैं। तो आने के साथ साथ जियो शुआंग पूछने लगती है, कहने लगती है कि मुझे अभी इस बात से चिंता हो रही है कि सिस्टर अभी क्या कर रहे हैं, यानी कि सिस्टर हिंग। तो मिंगनन बता देती है हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। सिस्टर हिंग शूट इनकाउंटर एनी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। और तभी जैसे वो इंसिडेंट्स के बारे में बात करते तभी उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद आता है। और फिर वो बैग को नीचे रखते हुए कहने लगते कुछ गड़बड़ है, जियो शुआंग केयरफुल रहना और इन्वेस्टिगेशन करते रहना। जियो शुआंग भी तैयार रहती है, वो कहती है हाँ मैं समझ गई। और तभी इधर मिंगनन समझ जाते हैं कि यहाँ पर शायद कुछ बहुत ज्यादा एनिमीज भी हो सकता है, मतलब वो लोग शायद कोई सिग्नल तो नहीं दे रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो लोग खाद लगाकर हमला कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से उसे वही फायर चीज वाला देखता है, और इसी चीज को देखते हुए मोने मन सोचने लगते हैं कि मिंगनन क्या उसे इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल करने का समय नहीं मिला, या ऐसा भी हो सकता है कि वो दौड़ने के समय इसी चीज को फेंक कर यहाँ से भाग गए थे। तभी उसकी वाइफ को भी इधर मिलते हैं और बताते हैं कि इट्स बीन ट्रूली स्पेस सेपरेटेड दिस प्लेस सिम, ऐसा लग रहा है। तभी अचानक से उसे वहीं पर और एक फायर स्टार्टर मिल जाता है, और उसकी वही बता रही थी कि उसने अपना इस फायर की चीज को इस्तेमाल क्यों नहीं किया इस एरिया को एलिमिनेट करने के लिए। अभी आखिरकार उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, समय ऐसे बीतते जा रहा था। उसकी वाइफ मिंगनन की वाइफ उसे बताने लगती कि बैग कैप को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एकदम छाना गया था, और उन लोगों ने दोनों फायर स्टार्टर्स को जो है मिस कर दिया। अभी सिस्टर यंग कैसा है वो तो हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। मिंगनन बताने लगती है मुझे जो लगता है कि सिस्टर यंग अभी भागने में शायद ही कामयाब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे जो 2 फायर स्टार्टर्स मिला है ये उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ सेंस हो जाता है, वो कहते हैं कि गेट डाउन जियो शुआंग, मतलब जियो शुआंग को एकदम जल्दी में नीचे झुका देते हैं, और तभी एक एरो सीधा जाके पेड़ पर लग जाते हैं। और तभी जियो शुआंग बताते हैं कि एग्जैक्टली आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और मिंगनन को कुछ समझ में आ जाते हैं। मिंगनन बताने लगते हैं कि हम दोनों जस्ट यहाँ पर है, और एग्जैक्टली दोनों फायर स्टार्टर्स एग्जैक्टली अलग अलग जगह पर थे। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है? मतलब इस दोनों फायर स्टार्टर्स को एकदम एग्जैक्टली जिस जगह पर रखा गया है ताकि तुम उस जगह पर जाके इन्वेस्टिगेशन करो, और जैसे तुम उस जगह पर जाके इन्वेस्टिगेशन करोगे तभी पता है, तभी उसकी वाइफ समझ जाती है। वो कहती है कि तुम इसका मतलब ये कह रहे हो? तो मिंगनन बताती है कि हाँ, हम लोग पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है।
उसके बाद हम लोग जंगल में बहुत सारे वैसी जगह पर गुंडे को देख पाते हैं। उनमें से एक गुंडा बताने लगता है कि टारगेट को हम लोगों ने खो दिया है। वो लोग उसी जगह पर कोई भी मूवमेंट्स को आखिरकार नहीं देख पा रहे थे। तभी वो लोग जंगल में दूर से देखने लगते हैं और बताने लगते हैं कि चलो हम लोग यहीं पर कुछ समय के लिए उन लोगों के लिए इंतजार करते हैं। और तभी अचानक से उन लोगों को उसी जगह पर एक रोशनी दिखते हैं और तभी भी एक बंदा कहते हैं कि वो लोग दोबारा से आ गए हैं। और तभी उन लोगों को देखता है कि वहां पर एक रोशनी, यानी कि हम लोग देख पाते हैं मिंगा ने एक रोशनी को जलाता है और इसी बात से कि उसे कुछ रोशनी यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसे जैसे रोशनी मिलता है अचानक से उसे सेंस हो जाता है कि पीछे से उसके ऊपर हमला हो जाता है। वो जल्दी से जल्दी अपना मूवमेंट को इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को बचाते हुए पेड़ के इधर उधर से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन उसके आसपास से बहुत सारे तलवारें, हथियारे, एरो निकल रहे थे। वो सोचने लगते हैं कि हम लोगों ने इस एनिमी को अंडरएस्टिमेट कर दिया था और मुझे लगता है कि जियाओ शुआंग भी अभी बहुत ज्यादा जल्दी आने वाले हैं। तभी अचानक से एक गुंडा कहता है कि एक एनिमे कहता है कि डैम, ये लोग तो एकदम रैट्स की तरह छुप रहे हैं। लेकिन एक बंदा कहता है कि हम लोगों को वो वुमेन्स क्यों नहीं दिख रहा है। एक बंदा कहता है कि क्या वुमेन, क्या उसने भाग नहीं गई थी। तो एक बंदा कहता है कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, इट्स अनफॉर्डेबल फॉर अस। तभी अचानक से उन लोगों के पीछे कुछ आवाजें उन लोगों को सुनाई देते हैं। तभी वो एक बंदा देख पाता है कि एक बंदे को किसी ने मार डालते हैं और ये मार डालते हुए समझ में आ जाता है कि कोई उन लोगों के पीछे तो है ही। तभी अचानक से उसके पीछे कोई तलवार लेके खड़ा रहती है और वो और कोई नहीं बल्कि जियाओ शुआंग रहती है। वो बताता है कि देखो, मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगी कि तुम बिल्कुल से यहाँ पर राश मूव बिल्कुल भी मत करना। तो ये एनिमे कहता है कि अच्छा, तो ये फिर तुम हो। जियाओ शुआंग से पूछते हैं कि चलो तुम मुझे अभी ये बताओ, हम लोगों के साथ जो वुमेन ट्रैवल कर रही थी वो अभी कहाँ पर है। तभी वो एनिमे बताता है कि शायद उसे अभी उस फॉरेस्ट तक ले जाया गया होगा। तभी यहाँ पर जियाओ शुआंग उससे पूछते हैं कि व्हिच फैक्शन आर यू फ्रॉम, और तुम में से यहाँ पर कितने सारे लोग हो। तभी वो बंदा हंसने लगता है और कहते हैं कि तुम अगर कुछ भी चीज को जान भी लेते हो तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम ऑलरेडी फिनिश हो चुके हो। तभी ये सुनते हुआ जियाओ शुआंग उसे बताता है कि यहाँ पर 2 बॉडी है, फिर भी तुम्हें क्या मैं यूजलेस लगता हूँ, तुम अभी यूजलेस हो। ये कहते ही वो उसकी सर को धड़ से अलग कर देते हैं और बताने लगता है कि ये जो ब्लैक फेदर है एक ग्रुप है बैंडिट, यानी कि चोरों को एक मतलब डाकू के एक गैंग है। और मैंने तो ये भी सुना है कि इन लोगों का जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा हाई स्किल वाला मार्शल आर्ट्स जानते हैं और फिर वो अपनी तलवार को पीछे छुपा देते हैं। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि जियाओ शुआंग जो है वो फायर क्रैकर्स को जला देते हैं। जलाते हुए ये बताने लगते हैं मनी मन कि वी हैव बीन टारगेटेड बाय देम। और जैसे वो ऊपर की तरफ मारते हैं तभी इसी चीज को जैसे मिंगनन देख लेते हैं, मिंगनन देखते समझ जाते हैं कि उन लोगों ने उसे सक्सेसफुली लॉकडाउन कर लिया है। खैर तभी दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टर यिंग ने यहाँ पर बहुत सारे गुंडे को ढेर चुका दिया, मतलब पूरा एकदम मार चुके थे इन लोगों को। तभी उसे भी वो चीज देखते हैं फायर क्रैकर जो आसमान पे दिया होता है। और तभी इस चीज को देखते हुए से समझ में आ जाते हैं कि अभी जियाओ शुआंग के साथ साथ दूसरे लोग भी आ गए हैं। तभी अचानक से उसके पीछे किसी का वो आवाज सुनते हैं। वो सुनते बता नहीं तुम कौन हो। तभी दूसरे साइड से एक आदमी अंधेरे से तालियां मारते हुए बताता है कि तुम्हारा बहुत बढ़िया स्किल है। और तभी सिस्टर यिंग उसे देखते हुए बताने लगती है कि तुम एक कायर के तरह अंधेरे में छुप रहे हो, तुम मुझे देखो, मैं एक लड़की होने के नाते भी मेरे स्किल तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। क्या तुम्हारा हिम्मत है कि तुम सामने आकर मेरे साथ बात करो। और तभी अचानक से वो आदमी इतनी ज्यादा तेजी से उसके सामने आते हैं कि वो इसी चीज को देखते हुए घबराए सा जाते हैं कि उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो अपनी तलवार को बहुत ज्यादा सख्त तरीके से पकड़ते हैं और फिर वो अपनी स्वॉर्ड की टेक्निक से उसे मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी दूसरी साइड का पलकल आदमी एक पलक झपकते उसकी तलवार को अपने हाथ से नंगे हाथ से रोक देता है और बताता है तुम जस्ट कुछ ही मूव को जानते हो, तुम थोड़ा बहुत हंटिंग आता है तुम्हें, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनाफ हो मेरे लिए। और फिर वो अपनी हाथ को आगे से प्लान से ही उसे इतनी ज्यादा जोर से मारते हैं सिस्टर यिंग दीवार के साथ टक्कर खा जाती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगती है। उसके बाद वो बताने लगती है कि अभी जियो फेंगशी आने वाले हैं, डेफिनेटली वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और इस बात को सुनता हो वो दूसरी साइड का आदमी हंसने लगता है और सोचता है कि क्या कहता है कि जियो फेंगशी, और फिर वो तुरंत उसके पास आ जाते हैं। उसकी तेज इतना होता है कि क्या ही बोलूं। और फिर वो बताता है क्या तुम भी उसी आदमी की तरह मतलब सोचते हो, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। और तभी सिस्टर यिंग उसे बताने देती है क्या, मतलब वो मन में सोच लेती है यून की। और तभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, कहते हुए जैसे उसे मारने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो आदमी बड़े आसानी से उसे डॉज करता है और फिर उसे ये बताता है कि देखो तुम्हारा एनर्जी और ब्लड को ब्लॉक कर दिया गया है और तुम्हारा मेरिडियन भी अभी डैमेज हो चुका है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी एनर्जी को एकत्रित करने के लिए इतनी ज्यादा रशली बिहेव मत करो, अदरवाइज
नहीं तो तुम और वो युन किंग दोनों का किस्मत सेम ही हो जाएगा। और इस बात को सुनते हुए सिस्टर यिंग कहता है तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मुझे मेंशन मत करना। तो फिर भी इधर सिस्टर यिंग बिल्कुल भी नहीं रोकता है और बल्कि वो उसे मारने की कोशिश ही करता है। और इस बार वो अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन फिर भी ये जो आदमी है उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से उसकी पेट में मारते हैं। वो कुछ दूर घिसक कर जाते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस भी कर पाता है कि उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है, यानी कि वो पूरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं। तभी ये आदमी उसे बताने लगता है कि देखो तुम्हारा एक्यूपंक्चर को अब मैंने इंश्योर कर दी है। हालांकि ये इतनी ज्यादा घातक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम फोर्सफुली अपना मेरिडियंस को मूव करने की कोशिश करते हो तो फिर तुम्हारा QI और ब्लड फ्लो में थोड़ा सा रिवर्सल आ सकते हैं। लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है। तभी वो बताने लगता है कि तुम अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा चिपकू हो। लेकिन तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि सिस्टर यिंग बहुत ज्यादा तेजी से उसके ऊपर हमला कर देता है और ये हमला थोड़ा सा खतरनाक है, यानी कि इस बार थोड़ा बहुत उसे चोट तो पहुंचता ही है। लेकिन दूसरे साइड से मिंगनान और जियो शोंग इस चीज को देख लेते हैं। मिंगनान को जियो शोंग दिखाने लगते हैं कि मिंगनान उधर देखो। तभी उन लोगों को उस धूल में एक चीज दिखाई देता है। मिंगनान इस चीज को देखते हुए समझ में आ जाता है कि देखो उन लोगों ने हमें सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही अंदर ढूंढ ली है, तो बिल्कुल भी वो लोग हमें ढूंढने के लिए इतनी ज्यादा बड़ा पुश नहीं करेंगे। शायद उसे ये लगने लगता है कि सिस्टर यिंग ने ये सब कुछ किया है। बताने थे कि जियो शुआंग जल्दी करो और हमें इसी चीज को पकाना होगा। मुझे लगता है कि फेंग यिन माइट भी खतरे में है और उसी ने इस मेथड को इस्तेमाल किया है ताकि वो हमें अट्रैक्ट कर पाए और फिर वो लोग भी तेजी से वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग सिस्टर यिंग को देख पाते हैं। जो कि जिसे देखते हुए वो आदमी कहने लगता है कि सचमुच तुम्हारा बहुत ज्यादा हिम्मत है। ये कहते हुए वो सीधे उसके करीब आ जाता है, इतनी तेजी से आता है कि वो दिखता भी नहीं उसे, और वो सीधे उसके गले को पकड़ लेते हैं और बताने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तुम जस्ट अभी एक स्मॉल सर्कुलेशन स्टेज पर हो, लेकिन फिर भी ये होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ इतनी ज्यादा लॉन्ग समय से जो फाइट कर रहे हो यूजिंग ट्रू QI, मतलब विदाउट यूजिंग ट्रू QI के, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तभी अचानक से उसके ऊपर इतनी ज्यादा फोर्सफुली तलवार से हमला आते हैं कि वो उसे छोड़ने के लिए मतलब मजबूर हो जाते हैं। और तभी इसी चीज को देखते हुए सिस्टर यिंग समझ पाते हैं कि वो लोग अभी आ गए हैं। तभी मिंगनान उसे बताने लगते हैं कि हमने हमें जो है मारने की कोशिश किया, यानी कि ये साजिश को रची है। मिंगनान की वाइफ बताने थी कि तुम बिल्कुल भी समय को बर्बाद मत करो, मुझे समय दो, मैं उसके जाकर सर को काट दूंगी। लेकिन तभी इस बात को सुनते हुए लड़का हंसने लगता है जोर जोर से और कहने लगती है इट्स रियली एफर्टलेस टू कम बाय मिंगनान। और मिंगनान को जैसे वो मिंगनान के नाम लेकर पुकारते हैं, मिंगनान को समझ में नहीं आता है कि उससे मेरा नाम कैसे पता चला। तभी वो बताने लगते कि वो आदमी नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे मैं डेफिनेटली तुझे मार डालूंगा। और ये कहते हुए तुरंत ही वो उस जगह से गायब हो जाता है, यानी कि भाग हो जाते हैं। तो इधर मिंगनान तभी दौड़ते हुए सिस्टर यिंग के पास आ जाती है, बताने लगती है कि तुम कैसे हो। वो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी इधर जियो शोंग जो है वो ये बताने लगते हैं कि तुमने तो यहाँ पर ज्यादातर बातें की और यहाँ से भाग गए हैं। मिंगनान उसे तभी बताने थे कि देखो वो इसी वजह से वो आज जाए भागा क्योंकि हम दोनों यहाँ पर स्मॉल सर्कुलेशन वाले भी यहाँ पर मौजूद है। वो मुझे लगता है कि स्मॉल सर्कुलेशन स्टेज से जस्ट एक ही लेवल हायर हो सकता है एंड ही नोज मी एंड हैज ए गार्ड अगेंस्ट मी, यानी कि उसका मेरे ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा भी है। कुड इट भी ऐसा हो सकता है। लेकिन तभी जियो शोंग बता देती कि व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है। तो वो बताए जस्ट मैं ये गेस करूँ कि वो झू बोरेन हो सकते हैं। लेकिन इस बात को सिस्टर यिंग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं रहती। वो कहते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। The Dragon Mountain scripture झू बोरेन cultivated did not have this kind of technique, यानी कि वो इतनी ज्यादा हाई लेवल के टेक्निक को इस्तेमाल मतलब नहीं सीखा है। अभी मिंगनान जो है उसकी वाइफ को बताने दी क्या तुम्हें याद है कि झूशान ने क्या कहा था। तो वो बताते हैं कि अबाउट द इंसिडेंट्स विद द इन्फेंट सेलेस्टियल्स बॉडी। तभी इस बात से सुनते सिस्टर यिंग कहने लगती है इसके साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है। और तभी इस बात को सुनते हुआ मिंगनान बताने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो एविल पाथ पर मतलब प्रवेश कर लिया गया है और हम लोग 300 पीक विलेज में ऐसा टेक्निक कभी भी पहले नहीं देखा है। खैर तभी यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर उसी झू बोरेन को, जो कि उस गुफा में आकर झू बोरेन जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा है मिंगनान के ऊपर। अगर वो ये सोच रही थी कि अगर वो उसको धोखा नहीं देता उसके पापा को तो फिर उसके पापा आज तक जिंदा रहते, यानी कि नहीं मरते। और अभी वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तेरा इतना हिम्मत कि तू टेरिटरी मतलब मेरा टेरिटरी में आया है तो मैं डेफिनेटली अभी इस बार तुझे मार डालूंगा और मेरा पापा का बदला लूंगा। और बहुत ज्यादा गुस्से में वहां पर दीवार पर मारने लगता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि उसी माउंटेन क्लिफ पर जो है मिंगनान के साथ साथ बाकी लोग वहां पर आराम कर रहे हैं और यहाँ पर जो जियो शुआंग है वो मेडिटेट कर रहे हैं फेंग यिंग की इंजरीज को हील करने के लिए।
खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो हील कर देते हैं और बताने लगता है कि देखो तुम्हारा जो ये इंजूरीज है वो इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है, तो फिर तुम अगर एक दिन का या 2-3 दिन का रेस्ट लेते हो तो फिर तुम आसानी से ठीक भी हो जा सकते हो। और सीधे मिंगनन सोच लेते कि वो सचमुच झूठ बोल रहे नहीं था, ये सचमुच हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी था ये देखने के लिए कि सचमुच वो कौन सा चीज करने के लिए कैपेबल है। उसके बाद मिंगनन इन लोगों को ये समझाने लगता है, देखो अभी हम लोगों को इस बारे में पता चल गया है कि उसका ताकत हम लोगों की ताकत को आसानी से सप्रेस कर सकता है, तो इसी वजह से हमारे पास अभी 2 ऑप्शन बचा हुआ है। ऑप्शन वन यही है कि हम लोग अभी पीछे हटे, उसके बाद रीग्रुप करें एंड उसके बाद जियो फेंगशी के साथ दोबारा से ज्वाइन फोर्स करें और विसाइड द ब्लैक फेदर आफ्टर प्रिपरेशन। और ऑप्शन नंबर 2 ये है, हम लोग कंटिन्यूअसली पुश करना, आगे की तरफ पुश करना जारी रखें, कंटिन्यू ऑन विथ हिम। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन अगर हम लोग 3 लोग एक साथ मिलेंगे तो इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और तभी इधर इसी चीज को सुनते हुए मिस यंग यानी कि सिस्टर यंग बताने लगती है कि मैं अभी उसकी पीछा करने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने उसकी सीक्रेट को अनकवर नहीं कर पाई थी, बट इस बार मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाना नहीं जाना देना चाहती हूँ। जियोशोंग भी इस बात को बताने लगती है कि अगर वो सचमुच झू वॉरेन है और जिसने आंटी क्यून को मार डाला है तो बिल्कुल भी मैं भी उसे नहीं जाने दूंगी। अगर हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं तो फिर बिल्कुल भी हम लोग को इस चीज के बारे में पता नहीं है कि हम लोग दोबारा से उसके साथ और कब मिल सकते हैं। इस बारे में मिंगनान भी सुनते हुए बताता है कि बहुत बढ़िया, मैं भी इस चीज के बारे में सोच रहा था, बेहतर होगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी उसके ऊपर हमला कर दे देर से वैसे। और तभी वो ये भी बता देते कि अभी उसका इंटेलिजेंस के बारे में तुम लोगों को क्या पता है। तभी इसी बात को सुनते हुआ जियोशोंग बताती थी कि उसने हमें इसी वजह से टारगेट किया है क्योंकि हम लोग अभी जियोफिन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। सिस्टर यिंग भी बताने लगते हैं कि उसका जो एबिलिटी है वो सचमुच बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैंने कभी भी ऐसा स्पीड नहीं देखा इससे पहले। इन एन इंस्टेंट वो एडवांस है 10 कदम तक। और जियोशोंग भी इस बात को बताने लगती है कि उसके जो ये अटैक है वो बिल्कुल भी एंगल पाइथन के मस्केल के माध्यम से हम लोग ब्लॉक नहीं कर सकते। इवन सिस्टर यिंग ने यहाँ पर प्रोटेक्टिव आर्मर पहना हुआ है, लेकिन फिर भी वो सीरियसली इंज्योर हुआ गया था। और उसका टारगेट मुझे ऑल्सो लग रहा है कि फेलिंग पीकॉक की तरफ भी है। मिंगन इस बात को सुनता हुआ बताने लगती है कि दैट्स राइट, क्योंकि उसका भी टारगेट ऐसी फेलिंग पीकॉक है, तो फिर हम लोग हमारा ओरिजिनल प्लान पर ही बने रहेंगे ताकि हम लोग उसे इनकरेज कर पाए। तो तुम लोगों को इस चीज के बारे में पता है कि अभी जियो फेंगशी किस जगह पर है। तभी इस बात को सुनते हुए सिस्टर यिंग बताने लगती कि हाँ मुझे पता है। मिंगन इस बात को सुनते हुए बताती कि ठीक है, तो फिर हम लोग हमारा प्लान को थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जियो फेंगशी कहाँ पर है उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। और ये जो ब्लैक फेदर है उसने जो है एक सीक्रेटली ट्रैप को बनाया है। जियो फेंगशी को इस चीज के बारे में जल्दी से जल्दी पता होना चाहिए और उसके बाद हम लोगों को उसका भी थोड़ा बहुत मदद मिल ही जाएगा। और इसी बात को सुनते हुए जियोशोंग बताने लगती है तो फिर मैं जो है इंजी को जो है एस्कॉर्ट करूंगी। मिंगनान बताता है कि नहीं, वो बताने लगती है कि अगर हम लोग 3 लोग एक साथ जाएंगे तो फिर हम लोगों के लिए से भी ये डिले ही हो जाएगा। लास्ट टाइम उसने हमारे साथ नहीं लड़ाई किया क्योंकि हम लोग दोनों ही स्मॉल सर्कुलेशन स्टेज पर थे कल्टिवेटर्स के रूप में। विद जस्ट ऑफ 2 ऑफ यू, हु नोस कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि उसका जो प्लान है वो हमारा प्लान के जैसा ही सेम ही हो सकता है। वो भी हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं जब कब हम लोग फॉलिंग पीकॉक को हंट करने के लिए जाएंगे फेंगशी के साथ मिलकर। और जब भी उसे ये एडवांटेज मिलेगा वो उस अराजकता के साथ अटैक कर देगा, मतलब वो उस अराजकता के साथ एडवांटेज लेगा और अटैक कर देगा और लोगों को मार डालेगा। इस बात को सुनते हुए जियोशोंग मतलब कि अच्छा, तो फिर मुझे भी इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गई है आप। उसके बाद मिंगनान बताएगी ठीक है, जैसे ही सिस्टर यंग ठीक हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चले जाएंगे। तभी सिस्टर यंग बताएगी नहीं, मैं अभी ठीक हो गई हूँ, मैं जा सकती हूँ। वो खड़ा होने लगती है। मिंगनान पूछ लेती है जिंग ये क्या आप ठीक है? वो बताते कि हाँ कोई भी बात नहीं, मैं जा सकता हूँ। जैसे वो खड़ा होता है तभी मिंगनान एक तलवार को बाहर निकालता है और बता देगी जिंग अभी तुम्हारा स्वॉर्ड भी टूट गया है, ये एक छोटा सा टॉय है, मैंने इसे खुद बनाया है, तुम सेल्फ डिफेंस के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एरो दिया गया है, तुम्हारा स्वॉर्ड से ये पावर भी कम नहीं है और तुम जब रास्ते पे चले जाओगे तब तुम्हें इसे इस्तेमाल करते हुए जाना होगा ताकि तुम इसे पहचान पाओ। इस चीज को देखते हुए सिस्टर यंग भी बता रही कि ऑल है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ही वो लोग उन तीनों को देख पाते जो कि पहाड़ की नीचे से जाने लगते हैं और ऊपर से इन सारी चीजों को झू वॉरेन देखने लगते हैं। और फिर देखते हुए सोच रहे थे कि श्योर ये लोग मेरे साथ फाइट लेना चाहते हैं। तब अचानक से उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आकर बताता है कि लीडर, लास्ट टाइम मैंने आपको उस छोटी सी लड़की के साथ थोड़ा सा मजाक करने दिया था और इसी वजह से इतने ज्यादा परेशानियां खड़ा हो गए और पिछली बार की तरह इस बार बिल्कुल भी आप मत करना। ये सुनता हुआ झू वॉरेन कहते हैं कि हाँ मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मिंगनान जो है वो फेंग यिन के साथ एक साथ ट्रैवल कर रहे थे।
नहीं तो मैं इतनी ज्यादा धीमा नहीं होता। तभी इस बात को सुनते वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये जो मिंगनान है वो अभी भी कुछ चाले को चाल रहा है, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा चालाकी से अपने पापा को मारा था कि कोई भी इस चीज के बारे में नहीं जानता है। उसे बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनता हुआ झू बोरेन कहते हैं कि सो बूढ़ा आदमी, तुम्हारे अभी दिमाग के अंदर क्या ही चल रहा है। वो कहते हैं कि आगे बढ़ो और इन लोगों को मार डालो, और फिर वो उसकी करीब अगर कुछ बातें बताने लगते हैं। और झू बोरेन उसकी बात को सुनते हैं बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और बता दे कि हे बूढ़ा आदमी, तुम सचमुच अपनी दिमाग में अभी भी ऐसे घटिया सा चीज लेकर घूमते हो, यानी कि इतनी ज्यादा ट्रिक लेकर और चाले लेकर घूमते हो। इस बात को सुनते हो बूढ़ा आदमी कहते हैं कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। खैर दोबारा से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि मिंगनान, जियोशुआन और सिस्टर यंग तीनों एक जगह पर चले जाते हैं। वहां पर जाते ही सिस्टर यंग बता देती कि यही जियाओ फेंगची के मार्क है और द डायरेक्शन करेक्ट है, लोकेशन भी करेक्ट है। तो इस बात को सुनते हुए जियोशुआन बताते गुड, चलो फिर हम लोग हमारे रास्ते जल्दी से जल्दी चलते हैं। लेकिन इसी चीज को देखते हुए मिंगनान को कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा था। वो ये सोच रही थी कि चीजें इतनी ज्यादा स्मूथली कैसे चल सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग और एक जगह पर चले जाते हैं। वहां पर जाके सिस्टर यंग बताने लगते हैं कि यही वो जगह है जहां पर मुझे लगता है कि जियाओ फेंगची एकत्रित होते हैं। तो यहाँ पर उसे बताया जाता है कि यहाँ पर कोई के निशान होता है कि जियाओ फेंगची यहाँ पर आए थे। इस चीज के बारे में जियोशुआन पूछने लगती है जियोशुआन। सिस्टर यंग बताने लगी कि यूजुअली जो लोग जियाओ फेंगची से है वो लोगों को इस चीज के बारे में पता है। इस बात को सुनते हुए मिंगनान सोचते है क्या यूजुअली, तभी अचानक से पीठ नीचे उन लोगों के नीचे वो मिंगनान होता है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्रस्तुति बहुत ज्यादा लेट हो गया है, और फिर वो प्लेन से इतनी ज्यादा जोर से उस पहाड़ के चोटी पर हमला करता है कि वो पहाड़ का चोटी एकदम से टूटने लगता है। वो लोग नीचे की तरफ गिरने लगता है। जैसे मिंगनान नीचे की तरफ गिरने लगता है, मिंगनान चिल्लाते हुए बता रहे थे कि देखो जियोशुआन, तुम बिल्कुल भी यिंगजी से सेपरेट मत होना। खैर वो लोग थोड़ा अलग अलग जगह पर नीचे गिर जाते हैं। उठते ही मिंगनान चिल्लाता है और कहने लगता है कि जियोशुआन तुम कहाँ पर हो। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई उसे आकर कहते हैं कि देखो तुम दूसरे के बारे में चिंता करना भूल जाओ और अपने बारे में चिंता करो। और तभी वो अपने सामने झू बोरेन को देख पाते हैं, और जैसे झू बोरेन को नाम लेकर पुकारते हैं, झू बोरेन उसे कहते हैं कि अच्छा तो फिर तुमने मुझे पहचान लिया। तुम शायद विलेज के लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बना सकते हो। तुमने कियान को ये बात बताया था कि वो इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी ना लीक करे, लेकिन तुम्हारे एक्शन से ये साफ पता चल जाता है। तुम्हारे मेथड में अभी भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। झू फैमिली के साथ तुम्हारा कोई भी खराब रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी तुम दूसरे के हाथ लेकर उसको क्यों मार डाले। अगर तुम नहीं आते तो फिर मेरा पापा बिल्कुल भी नहीं मरता। इंजस्टिस इन झू माउंटेन, तुम इस चीज के बारे में क्या चिल्लाओ, मतलब क्या कहोगे। अब इस बात को सुनता हूँ मिंगनान बता रही थी कि झू फैमिली के साथ इन सारे चीजों का क्या ही कनेक्शन है। तुम इन सारे डाउट्स को लेकर जो है अंडरवर्ल्ड के किंग के साथ जाओ और आप जाके उसके साथ मुलाकात करो। लेकिन जैसे वो ये बात कहता है, झू बोरेन सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी प्लान से, और इसी चीज को वो डॉज करता है मिंगनान। और मिंगनान इसी चीज को डॉज करते हुए सोच रहे थे कि इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है किस वजह से फेंग इन को इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी हुआ था, क्योंकि उसका ये जो कल्टीवेशन है ये एक एविल कल्टीवेशन स्किल है, और वो उसे बता भी देते हैं। और इस बात को झू बोरेन सुनता है, और झू बोरेन सुनने के साथ साथ मिंगनान उसे बताता है कि देखो मैं मिंगनान हूँ, मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ। अभी तू मेरा स्वॉर्ड का टेक्निक देख। वो भाई इतनी ज्यादा स्वॉर्ड के टेक्निक करता है कि झू बोरेन को एटलीस्ट थोड़ा सा गाल में तो उसका कट ही जाता है। और फिर वो बताता है बेटा जो ये सॉन्ग फिंग स्वॉर्ड टेक्निक है ये इनकरेक्ट है। तेरे लेवल के अनुसार तो तू बिल्कुल भी इस टेक्निक को नहीं कर सकता है। तेरे पास सच और भी कोई पावर हो सकता है। दिस इज नॉट प्योर ली छाओ जियांग शिफा। इन द एंड तुमने कौन सा कल्टीवेशन मेथड को इस्तेमाल किया। और इधर हम लोग देख पाते हैं मिंगनान को जो कि तलवार को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पकड़ते हुए कहते हैं कि तू अभी डिफेंड करना जारी रख। वो इधर उसके साथ लड़ाई करना जारी रखता है। तभी यहाँ पर उसको टॉच करते हुए भी इधर झू बोरेन कहता है कि तेरा स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक, तेरा जो विजिबिलिटी से एक्शन है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तेरा ब्रीथिंग अभी भी बहुत ज्यादा लैक है। आज मैं तुझे मार डालूंगा, मैं अपना फादर का बदला लूंगा, उसके बाद तेरी फैमिली को मार डालूंगा, तेरी वाइफ को मार डालूंगा, तेरे बच्चे को, तेरे बड़े भाई को, सभी लोगों को मार डालूंगा। लेकिन तभी वो कहते कि नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे अपंग बना दूंगा और फिर दिखाऊंगा कि मैं तेरे फैमिली को कैसे मारूंगा। तुझे सब कुछ पेन दर्द सहन करेगा। और अभी यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग जियोशुआन को और सिस्टर यिंग को देख पाते हैं। जियोशुआन बताने लगती कि मुझे कुछ तलवार के चलने की आवाज आ रहा है। शायद मुझे लगता है कि वो उसके साथ लड़ाई कर रहा है। देखो अगर कोई भी सामने आ जाता है तो तुम पीछे रहना, तुम आगे आगे क्लोज कॉम्बैट पे बिल्कुल भी फाइट मत लेना, ठीक है सिस्टर यिंग। सिस्टर यिंग कहते हैं कि डोंट वरी। लेकिन तभी अचानक से कोई लोगों के सामने आकर बताने लगते वो बूढ़ा आदमी कि कितने ज्यादा अच्छे कपल है, सच इमोर्टल सोलमेट्स।
अनफॉर्चुनेटली लीडर अभी पर्सनल काम पे थोड़ा सा बिजी है और वो किस दूसरे को वहां पर इंटरफेयर करने के लिए अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फिर चलिए मैं क्यों ना तुम लोगों से कुछ मूव को सीखता हूँ और मास्टर को थोड़ा सा वक्त निकाल कर दूं। और ये कहते हुए वो अपनी तलवार को भी बाहर निकाल देते हैं। तो गाइस आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना।